गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। हेलो, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्लियर है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्ट करना है हमें आज। सबऑर्डिनेट सॉरी हाँ जी, तो आज हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है, और इसको ख़त्म करना है। छोटा सा टॉपिक है, इसको स्टार्ट करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है भाई। चलिए देखते हैं कैसे इसको यूज़ किया जाता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होती है वो जनरली अकेले यूज़ होती हैं, ठीक है। पेयर में यूज़ ना करके आप उनको अकेले यूज़ करते हो, डिपेंडेंट नहीं रहती किसी के ऊपर, सिंगल सिंगल यूज़ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। किस तरीके से इनको कनेक्ट करते हैं ये देखते हैं एक बार, कैसे ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब देखिए अकेली होती हैं तो पेयर में यूज़ नहीं होती, तो जनरली बीच में ही देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। जनरली बीच में, जैसे मैंने आपको कल बताया था, येट हो गया, दो हो गया, जब हम उनको अकेला यूज़ कर रहे थे तो बीच में लगा रहे थे, है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो किस तरीके इस फॉर्म में मिलेंगी आपको ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखिए क्लॉज होगी आपके पास कोई, क्लोज मतलब आपका एक सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब सब चीज़ है, ठीक है। क्लोज होगी आपके पास, उसके बाद आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी, और उसके बाद आपकी फिर से एक क्लोज होगी, ठीक है। एक क्लोज होगी, फिर बीच में आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी, और फिर से एक क्लोज होगी। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या कर रही होगी, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस क्लोज को इस क्लोज से जोड़ने का काम कर रही होगी। ऑब्वियस सी बात है कि कंजंक्शन है तो जोड़ने का काम तो करेगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है। और ध्यान रखना, जो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ वाली जो क्लोज होती है, क्योंकि मेन जो आपकी सब कंजंक्शन के साथ वाली होगी वो क्लोज तो यही होगी ना, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको एग्जाम में, इसको अभी जो नीचे लिखूंगी उसको कॉपी मत करना, ठीक है। ये मैं कल लिखवा चुकी हूँ, ये जो ग्रीन से लिख रही हूँ उसको कॉपी मत करना, इसे समझाने के लिए लिखवा रही हूँ, ठीक है। मैंने कल एक सेंटेंस लिखा था, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। उसने मेहनत की थी बहुत, पर फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है, फिर भी फेल हो गया। तो यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछने लगूँ, ये येट क्या थी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन थी, कल हमने पढ़ाया आपको, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन थी। तो ये जो येट के साथ वाली क्लोज है, ये जो येट के साथ वाला पार्ट है, कंजंक्शन के साथ वाला पार्ट तो यही माना जाएगा ना। तो ये मैं इतने की अगर बात करूँगी
क्योंकि येट आपकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन थी तो ये कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी, मतलब जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लोज बना रही है वो कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी। इसी तरीके से जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लोज बनाएगी वो सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी। तो मैं अगर इसकी बात करती तो ये आपकी क्या थी, कोऑर्डिनेट क्लोज थी। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, नहीं पता होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी यहाँ पे, कोऑर्डिनेट क्लोज थी। ऐसे यहाँ पे ये पूरी की पूरी क्या होगी, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लोज बनाएगी उससे जुड़ी होगी वो सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी मैं दोनों को मिला के अगर बोलूँ तो ये क्या होगी आप लोगों की, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनी है इसीलिए ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और जो नीचे लिखा है ये आपको कॉपी नहीं करना है, ये मैं कल करवा चुकी हूँ। इसको यहाँ मत लिखना भाई, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इसका एग्जाम्पल लगेगा देखने में वो, ठीक है। इसको यहाँ मत लिखना, जो मैंने नीचे लिखा था उसको अपनी नोटबुक में नोट मत करना, ठीक है। अब ये क्लोज जो है, जो ये तो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, ये जो है आपकी ये मेन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, मेन क्लोज होती है, प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं आप इसको, ठीक है भाई, इतना समझ आई बात। अब जो ये सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, मतलब जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वाली जो क्लोज होती है, जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़ी होती है उसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज हो सकती है ये 3 तरह की हो सकती है, ये भी आप लोगों की 3 तरह की हो सकती है पूरी की पूरी क्लोज। ये नाउन क्लोज भी हो सकती है, ये एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकती है, और ये पूरी आप लोगों की एडवर्ब क्लोज भी हो सकती है। तीनों हो सकती है, नाउन क्लोज भी हो सकती है, एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकती है और एडवर्ब क्लोज भी हो सकती है, ठीक है। नाउन क्लोज कब होगी, जब व्हाट का रिप्लाई कर रही होगी, हु का रिप्लाई कर रही होगी, हुम का रिप्लाई कर रही होगी, तो नाउन क्लोज होगी। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना, तो जब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही होगी तो वो एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगी। कैसे भी एग्जाम्पल से देखेंगे, ठीक है। एडवर्ब का काम क्या होता है, एडजेक्टिव को, ठीक है ना, और बाकी सब चीज़ों को क्वालिफाई करना, वर्ब को क्वालिफाई करना, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना, एक दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना। तो अगर इनकी विशेषता बता रही होगी तो एडवर्ब क्लोज हो जाएगी। कैसे, मैं भी एग्जांपल समझाऊंगी, फटाफट से आप इतना कॉपी कीजिए, ठीक है। एग्जांपल से बताऊंगी, भी कॉपी कीजिए फटाफट से इतना। एक स्टूडेंट बोल रहा है मैम ब्लैक बैकग्राउंड, मैंने आपको बताया था शायद कल और परसों वाली क्लास में भी कि यहाँ पे नहीं लग पाएगा ब्लैक बैकग्राउंड। दूसरे स्टूडियो से क्लास हो रही है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आता है पीछे की तरफ, तो फिर उस पर दिखता नहीं है मुझे कि क्या लिख क्या रहे हैं। यहाँ पे लाइट्स का थोड़ा ज़्यादा है तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आता है उस पर, पीछे मुझे अपनी शक्ल दिखती है उसमें। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं। कॉपी हो गया होगा, कैसे मैं समझाती हूँ आप लोगों को। अभी गला बहुत ज़्यादा ख़राब है आज। देखिए एग्जाम्पल लिखेंगे, आई नो दैट,
he is your best friend. I know that he is your best friend. ठीक है, फिर मैंने लिखा, थोड़ा स्पेस छोड़ना एक लाइन का, ठीक है, नीचे कुछ लिखना पड़ेगा ना उसमें। आई हैव द बुक विच रोहन bought yesterday. फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ना। I was doing my work when he came, साथ साथ कॉपी रखना भाई, साथ साथ कॉपी रखना। when he came to meet me. पहले फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर समझेंगे तीनों सेंटेंस को एक साथ, ठीक है। फटाफट से कॉपी कीजिए। हो गया, देखो। I know that he is your best friend. I know that he is your best friend. I know, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। अभी मैं जानता हूँ और he is your best friend, दोनों अलग अलग बातें। इनको कौन जोड़ रहा है? दैट जोड़ रहा है, ठीक है। इनको कौन जोड़ रहा है? दैट जोड़ रहा है। अब देखिए, दैट है यहाँ पे कंजंक्शन, ठीक है, बाद में बात करेंगे उसको लेके। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी वो जिस क्लोज को जोड़ेगी वो पूरी क्लोज क्या हो जाएगी? सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी क्लोज कौन सी हुई? सबऑर्डिनेट क्लोज हुई, क्योंकि दैट जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। दैट क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और ये पूरी की पूरी क्या क्लोज, कौन सी क्लोज हो जाएगी? सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी, क्योंकि इस क्लोज से ये कंजंक्शन जुड़ी हुई है, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के भी देखो हमने टाइप्स पढ़े पीछे कि 3 तरह की हो सकती है ये। नाउन क्लोज भी हो सकती है, एडजेक्टिव क्लोज भी हो सकती है, एडवर्ब क्लोज भी हो सकती है। पूरा डीप में लेके जा रही हूँ क्योंकि ये प्रीलिम्स में काम आए ना आए, ये चीज़ आपको मेंस में बहुत काम आएगी, ठीक है। मेंस में आपकी मदद करेगी किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं चीज़ों को, कि नाउन क्लोज कौन सी है, एडजेक्टिव क्लोज कौन सी है। पता भी लगता है कि अच्छा ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आई नो, ये व्हाट का रिप्लाई दे रही है। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं, ठीक है। मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ? मैं ये जानता हूँ कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये जो क्लोज है किसका रिप्लाई कर रही है? व्हाट का रिप्लाई कर रही है, ठीक है। ये पूरी की पूरी क्लोज में अगर एक साथ उठा के देखूं तो ये पूरी की पूरी क्लोज किसका रिप्लाई कर रही है? व्हाट का रिप्लाई कर रही है कि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ कि वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये क्लोज कैसी क्लोज, कौन सी क्लोज हो जाएगी? नाउन क्लोज हो जाएगी। सबऑर्डिनेट क्लोज है और सबऑर्डिनेट क्लोज में से भी कौन सी क्लोज हो जाएगी? नाउन क्लोज हो जाएगी। सबऑर्डिनेट क्लोज इसीलिए है क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। और सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं इसको हम, साथ ही साथ सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर नाउन क्लोज है, ठीक है। बात समझ आई? अब ये दैट क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ठीक, ये आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हुई। इसी तरीके से जो सेकंड वाला एग्जांपल है, आई हैव द बुक विच रोहन बॉट यस्टरडे, वॉइस चली गई तो एक बार बता देना।
वैसे तो बैटरी अभी फुल है, ठीक है, जाएगी नहीं। द देखो एक बच्चा पूछ रहा है कि जो दैट है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है क्या? देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी ये मत रटना कि एक ही चीज़ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो करती है, कंजंक्शन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी। सेकंड वाला एग्जांपल में वो बताने जा ही रही थी कि आपने पहले पूछ लिया, अभी सेकंड वाला एग्जांपल में बताती हूँ, ठीक है। देखो आई हैव द बुक विच रोहन बोट यस्टरडे, मेरे पास एक किताब है जो रोहन ने कल खरीदी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो ये विच रोहन बोट यस्टरडे है, ये किस में डिटेल ऐड कर रहा है? ये किस में, ये किसके बारे में बता रहा है? बुक के बारे में बता रहा है, बुक में डिटेल ऐड कर रहा है, बुक को क्वालिफाई कर रहा है कि मेरे पास एक बुक है। कौन सी बुक? वो बुक जो रोहन ने खरीदी है, ठीक है, वो बुक जो रोहन ने खरीदी है। तो बुक के अंदर डिटेल ऐड कर रहा है, बुक को क्वालिफाई कर रहा है, बुक के बारे में बता रहा है, तो इसलिए इसका मतलब ये पूरी क्लोज क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगी। जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी आप लोगों की क्या हो गई? एडजेक्टिव क्लोज हो गई। सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहेंगे इसको, सबऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनी है, और साथ ही आप लोगों की एडजेक्टिव क्लोज होगी, ठीक है। अब विच जो यहाँ पे है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। आई हैव द बुक ये एक अलग बात है, रोहन बोट यस्टरडे ये एक अलग बात है। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? विच जोड़ रहा है। लेकिन आप लोगों को प्रोनाउन में पढ़ाया था और वहाँ शायद मैंने चीज़ लिखवाई भी हो उस टाइम पे, या फिर ये सोच के कि ज़्यादा पजल हो जाएंगे बच्चे, ना भी लिखवाई हो। तो ये जो विच है यहाँ पे, ये कंजंक्शन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। वहाँ पर शायद लिखवाया भी हो कि कंजंक्शन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है। तो जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो ये प्रोनाउन चैप्टर में यूज किया, दोनों चीजें हैं ये, इसलिए इसको रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। देखो जब कंजंक्शन का की तरह से काम कर रहा है, जब हम कंजंक्शन लेके चल रहे हैं इसको, तो उस केस में हम इसको सबऑर्डिनेट क्लोज कह रहे हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मान रहे हैं। जब हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन मान रहे हैं तो उसको रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं। क्यों? जो क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन से बनती है उसको रिलेटिव क्लोज कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो रिलेटिव क्लोज हो गई, एडजेक्टिव क्लोज हो गई, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, ये चीज़ आपको पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये दोनों का काम करता है, रिलेट कंजंक्शन का और रिलेटिव प्रोनाउन का। ऐसी वहाँ पे दैट की कहानी है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हैं। चलिए भाई नेक्स्ट है, आई वॉज डूइंग माई वर्क वेन ही केम टू मीट मी, मैं अपना काम कर रहा था जब वो मुझसे मिलने आया। तो वेन ही केम टू मीट मी ये क्या बता रहा है? मैं अपना काम कर रहा था जब वो मुझसे मिलने आया, ये टाइम बता रहा है, ठीक है। ये टाइम बता रहा है जब वो मुझसे मिलने, किसका रिप्लाई है? वेन का रिप्लाई है, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा था जब वो मुझसे मिलने आया, टाइम बता रहा है, और जो टाइम बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है, ठीक है। एडवर्ब के अंदर फिर हम टाइप्स पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो टाइम बताने का काम कर रहा है। कब मिलने आया? जब मैं पढ़ रहा था, तो ये टाइम बता रहा है। ये आपकी क्या हो जाएगी? एडवर्ब क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे व्हेन क्या है आपका? कंजंक्शन जो जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। कॉपी कीजिए फटाफट से। तो देखो पहले वाले में नाउन क्लोज हुई, सबऑर्डिनेट क्लोज, दूसरे वाले में आपके एडजेक्टिव क्लोज हुई, और तीसरे वाले में आपकी एडवर्ब क्लोज हुई। तीनों हो सकती हैं, ठीक है। हो गया? कॉपी कर लिया? फटाफट से कॉपी कीजिए भाई जल्दी से।
नोट डाउन, ठीक है, स्टूडेंट बोल रहे हैं मैम नोट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी शायद आपको पीपीटी नहीं मिली है एप्लीकेशन पे, क्योंकि पीपीटी वाला जो बंदा है ना, जो पीपीटी अपलोड करता है वो भी छुट्टी पर है, ठीक है ना। पीडीएफ जो अपलोड करता है एप्लीकेशन पे वो छुट्टी पर है, तो कंजंक्शन 2, 3, 4 की पीडीएफ आपको नहीं मिली है। तो आपके पास क्लास है, लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने हैं, मिल तो डेफिनेटली जाएगी, मैं खुद प्रोवाइड कराऊंगी, टेंशन मत लेना उसका। लेकिन आपके पास क्लास है अभी, ठीक है, तो आप क्लास से पढ़िए आराम से। नोट भी कर रहे हैं तो वैसे मैं ये बोलती हूँ कि क्लास के साथ साथ नोट करो। पीडीएफ सिर्फ इसीलिए होती है कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए कुछ देखने की तो आप ओपन करके देख लें, लेकिन नोट आपको क्लास के साथ साथ ही रखना होता है, ठीक है, कॉपी करना होता है साथ साथ। तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। अभी जैसे ही वो आएगा बंदा, उसको सारी पीडीएफ एक साथ अपलोड कर देगा आके, ठीक है, अभी छुट्टी पर है वो। चलिए भाई, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, जैसे हमने कल कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के टाइप्स पढ़े थे, ऐसे ही आज हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप पढ़ेंगे। जैसे हमने कल कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप्स पढ़े थे, ऐसे ही आज हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के? देखिए, पहला होता है टाइम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा होता है, पूरा पूरा नहीं लिख रही बस मैं, आप इसके आगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तो जोड़ ही लोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात हो रही है, तो उसी का होगा टाइम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। कंपैरिजन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंसेशन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, रीजन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंडीशन, जिसको आप कंडीशनल भी कह सकते हो कि कंडीशनल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, या कहीं कहीं आपको कंडीशन भी लिखा मिलता है, ठीक है। और टाइम आ गया प्लेस, प्लेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंडीशनल भी बोल सकते हो उसको। कॉपी कर लेंगे, सबके आगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। देखिए, टाइम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंपैरिजन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंसेशन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, रीजन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कंडीशनल या कंडीशन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, प्लेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है, जल्दी से आ जाएंगे। थोड़ा लेट चलेगी आपकी क्लास, क्योंकि यार 10 मिनट लेट थी मैं, अभी थोड़ा लेट ही छोड़ूंगी क्लास, ठीक है। 8:30 के बाद तक चलेगी, 8:45 तक किया। अगर कोई नहीं आया स्टूडियो पे तो 9 बजे तक भी ले लेंगे। हो गया, चलो भाई। अब देखो, सीधी सी बात है, जो टाइम कंजंक्शन होगी, ठीक है, जो टाइम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी वो टाइम बताएगी, जो कंपैरिजन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी वो कंपैरिजन बताएगी, जो कंसेशन होगी वो कंसेशन के बारे में बताएगी, रीजन वाली कारण देगी, कंडीशन वाली कंडीशन डालेगी, ठीक है, और प्लेस वाली प्लेस के बारे में बताएगी। तो सारी की सारी कंजंक्शन वो कंजंक्शन होंगी, जैसे जैसा नाम वैसा वैसा काम। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, बिल्कुल वहाँ भी आपको ऐसे समझाया था कि जैसा नाम वैसा काम, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी ऐसा ही था और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में भी ऐसा ही है, बिल्कुल जैसा नाम होगा वैसा ही काम होगा, बिल्कुल, ठीक है।
अब इसमें से देखोगे आप बहुत सी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कुछ कहीं और पढ़ा दी, कुछ कहीं पढ़ानी है। अब एक एक करके इनको देखते हैं, ठीक है। तो पहले आपका टाइम कंजम्पशन, हेडिंग डालेंगे। सारी हमें इसमें से पढ़नी भी नहीं है, आप देखोगे कि सब बहुत कुछ इसमें से पढ़ चुके हैं हम। टाइम कंजम्पशन, तो जो टाइम कंजम्पशन है वो टाइम के बारे में बताएगी। तो आपको मैंने टेंस में पढ़ाया था, बिफोर आफ्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे। आज नहीं याद है तो खोल के देखना, पास्ट परफेक्ट में पढ़ाया था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में पढ़ाया होगा। बिफोर और आफ्टर से जब सेंटेंस को जोड़ते हैं तो टाइम के बाद टाइम बताता है ये भी। तो बिफोर आफ्टर भी क्या है आपकी टाइम कंजम्पशन है, ठीक है। अनटिल हो गया टाइम कंजम्पशन है, टिल हो गया टाइम कंजम्पशन है। जो भी आपका टाइम के बारे में बताएगा वो आपका, अभी मैंने लिखा ही था जैसे कि व्हेन हो गया, वो भी टाइम कंजम्पशन है। व्हेन अभी लिखा ही था आपके सामने, तो वो भी टाइम कंजम्पशन हो गया। वंस हो गया, ये भी टाइम कंजम्पशन हो गया। इस तरीके से जो भी आपको टाइम बताएंगी वो सब क्या होंगी, टाइम कंजम्पशन होंगी। जो टाइम बताएगी और दो चीज़ों को जोड़ रही होगी तो वो टाइम कंजम्पशन होगी वहाँ पे, ठीक है ना। बिफोर आफ्टर मैं आपको कराई चुकी हूँ, बाकी सबके अंटिल अभी आगे आ जाएगा, कराऊंगी अंटिल अभी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंटिल अनलेस दोनों आज ही होंगे, ठीक है। तो बिफोर आफ्टर में कराई चुकी। एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिख लेते हैं, वहाँ पे भी मैंने लिखा था, सेम एग्जाम्पल लिख देती हूँ। आई केम आफ्टर यू हैड कम। बिफोर से भी लिख लो एक। आई केम बिफोर यू केम। चलो अब तुम्हारा टेस्ट होएगा, अब तुम्हारा टेस्ट चलेगा। अब वेन से मैंने पीछे ही देखो अभी एग्जाम्पल लिखा है एक, ठीक है ना, ये वेन से। आई वॉज डूइंग माई वर्क वेन ही केम टू मीट मी। तो वेन यहाँ पे क्या है, टाइम कंजम्पशन है, ठीक है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो, ये ऐसे लिख लो, ही वॉज स्लीपिंग वेन आई केम। जब मैं आया वो सो रहा था, ठीक है। तो ये जो भी आपका टाइम के बारे में बताएंगी वो क्या होंगी, टाइम कंजंक्शन होंगी। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कंजंक्शन की अगर हम बात करें बेसिकली, तो ये जो जितनी भी आपकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगी इनके कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओगी, क्या जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं यहाँ पे, क्या इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं? जो कॉन्सेप्ट था बिफोर आफ्टर को लेके वो तो टेंस से रिलेटेड है, वो तो मैं आपको टेंस में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ पे खाली मैं अगर टाइम कंजंक्शन की बात करूँ तो कनेक्ट करने का काम कर रही है, इनकी अपना तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बस कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं उनको, उनके कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स नहीं है। जो चीज़ें कही हैं, जैसे अनटिल अनलेस है, ये इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। पर ये और चीज़ों में आ जाता है, फिर मैं कहीं और करा देती हूँ आपको इसको, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करें, बस कनेक्ट करते कैसे करती है आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट से उससे रिलेटेड है वो कहीं कहीं इधर उधर आ जाते हैं सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई केम बिफोर यू, आई केम आफ्टर यू हैड कम, ये मैंने आप लोगों को टेंस में करा दिया ऑलरेडी। मैं आया आफ्टर यू हैड कम, मैंने आप लोगों को बताया था सीधा सीधा ट्रिक अप्लाई करनी है, कुछ नहीं करना। बिफोर आफ्टर के लिए आप लोगों को सीधे, जिसने टेंस नहीं किया उसको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। जिसने टेंस कर लिया उसको सब समझ आ जाएगा। मैंने आपको बोला था सीधा सीधा ट्रिक अप्लाई करनी है बिफोर आफ्टर के लिए। बिफोर जब आएगा, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। हिंदी मीनिंग क्या होता है, पहले। तो उल्टा कर दो, बिफोर का मतलब होता है पहले, उसके साथ जो आएगा, बिफोर के साथ जो आएगा, साथ, ये देखो साथ में, वो कौन सा एक्शन होगा, सेकंड एक्शन होगा, उसको आप सेकंड एक्शन मानेंगे, ठीक है। और आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। उसका उल्टा कर दो, आफ्टर के साथ जो भी एक्शन आएगा वो कौन सा एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन होगा, ठीक है। आफ्टर के साथ वाला फर्स्ट एक्शन होता है और बिफोर के साथ वाला सेकंड एक्शन होता है। और आपको टेंस में पढ़ाया था कि जब भी दो काम पास्ट में एक के बाद एक हुए हो तो जो पहला एक्शन होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और जो दूसरा एक्शन होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ठीक है। तो बिफोर के साथ वाला तो दूसरा एक्शन होगा, तो ये जो एक्शन है ये तो दूसरा एक्शन हो गया,
और ये एक्शन कौन सा हो गया, पहले, मतलब पहले मैं आया, तुम्हारे आने से पहले मैं आ गया, तो आया तो मैं पहले ना, तुम्हारे आने से पहले मैं आ गया, तो ये फर्स्ट एक्शन हुआ, ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में हुआ है। तो जो फर्स्ट एक्शन होता है वो किस में लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट में, तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हैड करना पड़ेगा और यहाँ पे केम का क्या करना पड़ेगा, कम, हैड कम, आई हैड कम बिफोर यू केम। सेकेंड एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो देखो पास्ट इंडेफिनिट ही बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आफ्टर यू हैड कम, ये कौन सा एक्शन होगा, आफ्टर के साथ वाला फर्स्ट एक्शन होता है और दूसरा एक्शन हो जाएगा सेकंड एक्शन। तो देखो फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है और सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है। टाइम कंजंक्शन है, बिफोर आफ्टर यहाँ पे जोड़ने का काम कर रही है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी टेंस में करा दिया, क्योंकि टेंस का कॉन्सेप्ट है, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट टेंस का कॉन्सेप्ट है कि दो एक्शन पास्ट में एक साथ होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर मैं खाली बिफोर आफ्टर की बात करूँ, जब कंजंक्शन की तरह से यूज़ कर रही हूँ, तो बस आपने ये देखा कि कनेक्ट कैसे किया, ये एरर निकालना तो मुझे आपको चीज़ें रिमाइंड कराना था, लेकिन ये एरर जब टेंस की बात होगी तो यहाँ पे एरर कुछ नहीं आएगी, सीधा कनेक्ट करने का काम कर रही है। ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई केम, वो सो रहा था जब मैं आया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसे कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज भी आपकी टाइम कंजंक्शन होती है, एज सुन एज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एज सुन एज बहुत सारी है जो भी आपको टाइम बताए। जैसे मैं एक एज सुन एज से एग्जाम्पल लिख देती हूँ, पता लग जाएगा थोड़ा सा आपको। A baby can stand as soon as he is born. बेबी, सॉरी बॉय नहीं, मैंने बॉय लिख दिया, बेबी आएगा, सही कर लेना इसको। तो ये भी देखो एज सुन एज यहाँ पे क्या है, टाइम कंजंक्शन है, सेंटेंस सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो जितना जो भी टाइम बताएंगे, टिल हो गया, अंटल के साथ टिल भी आ गया, सब उसमें आ जाएंगे, ठीक है। टिल का मतलब क्या होता है, तक, ठीक है ना। जैसे ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स टिल ही वॉज 20, जब तक वो 20 का था अपने पेरेंट्स के साथ रहा, ठीक है। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, जहां भी आपको टाइम बताता हुआ नजर आए, ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, he lived with his parents till he was 20. मतलब 20 की एज तक, ठीक है ना, 20 की एज तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा। उसके बाद जनरली स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो टिल भी यहाँ पे क्या है आप लोगों का, देखो टाइम कंजंक्शन है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। कंपैरिजन कंजंक्शन। कंपैरिजन, जो कंपैरिजन करेगी वो आपकी कंपैरिजन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि एक तो दैन यूज करते हैं हम कंपैरिजन के लिए, एडजेक्टिव में और अच्छे से पढ़ाऊंगे इसको, दैन का यूज हम किसके लिए करते हैं, कंपैरिजन के लिए। और एक बहुत अच्छा वर्ड जो कंपैरिजन करने में काम आता है दैट इज एज। तो ये स्पेशली ये दो हैं जो कंपैरिजन में काम आता है, एज और दैन। यही से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ये दोनों के दोनों। एज तो मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ, ठीक है, प्रोनाउन में आई थिंक हमने पढ़ा है, तो ठीक है, एज में आपको पढ़ाई चुकी हूँ, एज से इसको ध्यान रखना है। और देन हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव चैप्टर में। देन बिफोर एग्जाम एक एग्जाम्पल लिख लो, दोनों के एक एग्जाम्पल लिख लो। मैंने बोला ही इज बेटर देन आई, वो मुझसे बेहतर है। कंपैरिजन हो रहा है,
डैन क्या कर रहा है, कंपैरिजन का काम कर रहा है. ही इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन. जितना इंटेलिजेंट रोहन उतना ही इंटेलिजेंट वो. ही इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन. वो रोहन जितना इंटेलिजेंट है. तो जब सेम लेवल पे बात करते हैं, सेम लेवल पे कंपैरिजन करते हैं, जितना ये उतना ये, तो उस केस में हम एज का यूज करते हैं. एज और सो एज ये दोनों में आप लोगों को पढ़ाई चुकी हूँ, ठीक है ना. अभी पढ़ा है, इसी में इसी चैप्टर में पढ़ा दिया एज और सो एज, तो ध्यान रखना. तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन, ही इज बेटर देन आई. तो ये दोनों कंपैरिजन करते हुए नजर आता है. तो कौन सी कंजंक्शन होगी, कंपैरिजन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगी, क्योंकि सबऑर्डिनेट का टाइप है, इसलिए सबऑर्डिनेट इसके आगे लगा सकते हो आप, ठीक है ना. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. ये कॉपी कर लिया. चलो थर्ड है फिर आपका, नेक्स्ट है कंसेशन. देखो कंसेशन के अंदर जो कंजंक्शन आएंगी आपकी, ऑल्दो हो गया, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है. फिर ये इस वहाँ पे ये आपकी देखिए, ऑल्दो और दो जो है ये कंसेशन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. लेकिन मैंने कल क्यों पढ़ा दी आप लोगों को, इसलिए पढ़ा दी क्योंकि वहाँ पे मैं येट पढ़ा रही थी आपको, ठीक है ना. वहाँ मैं आपको येट पढ़ा रही थी जो कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन था, कोऑर्डिनेट का टाइप था, कल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है. अब वो येट से कनेक्ट हो रहा था, इसलिए मैंने दो ऑल्दो भी आपको वहीं करा दिया था, ठीक है. येट मैंने बेसिकली पढ़ाया था, फिर वो दो ऑल्दो से कनेक्ट हो रहा था, तो दो ऑल्दो वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कल वहीं करा दिया. तो दो ऑल्दो, इवन दो को भी आप दो ऑल्दो की जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है. ये सेम ही चीज़ है, इसका मतलब भी हालांकि होता है, ठीक है. ये भी आपको कहीं जगह लिखा मिलेगा इवन दो, तो घबराना मत, यूज कर सकते हो आप इसको भी. तो ऑल्दो हो गया, दो हो गया, इवन दो हो गया, वॉट एवर हो गया, हाउ एवर हो गया, ये सब जो होती है आपकी, ये आप लोगों की. वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, हाउ एवर मतलब जैसे कैसे भी, वेन एवर मतलब जहाँ कहीं भी, वेयर एवर मतलब वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, और वैन एवर मतलब जब कभी भी, ठीक है. तो ये सब के सब आपकी क्या होती है, कंसेशन कंजंक्शन होती हैं. अब ये मैं ऑल्दो, दो, इवन दो आपको सब कराई चुकी हूँ कल की क्लास में, ठीक है. कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर इसीलिए कराया था क्योंकि येट कराया था और ये येट से कनेक्टेड थे. जैसे मैंने बोला था वहां पे, he was arrested though he was innocent, ठीक है. सेंटेंस सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ वन. ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है. इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऑल्दो और दो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको कल ही करा दिया. बाकी तो आपको पता होना चाहिए हाउएवर का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर का मतलब क्या होता है. हाउएवर मतलब जैसे कैसे भी, ठीक है. व्हेनेवर मतलब जब कभी भी, वॉट एवर मतलब जो कुछ भी, और वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट है आप लोगों की प्लेस कंजंक्शन. अब ऑब्वियसली बात है कि भाई जो प्लेस है वो टाइम जगह को बताएगी कि कहाँ पे काम हो रहा है. जैसे वेयर हो गया, वेयर आपको होगी क्या होगी, प्लेस कंजंक्शन होगी. अभी मैंने जस्ट आपको बताया वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, तो ये प्लेस को बता रहे हैं, ठीक है. जैसे वेयर हो गया आपका जगह को बताएगा, ठीक है. और क्या हो गया, वेयर एवर हो गया, वेयर एवर भी आपका इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि जगह को बता रहा है, ठीक है ना. तो जगह को बता रहा है तो वेयर एवर भी आपका इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि जगह के बारे में बता रहा है, तो जो जगह को बताएगा. जैसे मैंने बोला आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, वेयर ही लिव्स कि वो कहाँ रहता है, ठीक है ना. आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है. तो वेयर यहाँ पे क्या है, प्लेस कंजंक्शन है आप लोगों की,
प्लेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। मैंने बोला ना सिर्फ और सिर्फ आपको इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फटाफट से कॉपी करो भाई इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो पार्ट मैं आपको शुरू में करा रही हूँ सारा वो सब इम्पॉर्टेंट है, फिर बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में और इजी भी लगेगा कि अच्छा ये तो कर चुके हैं, अब ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑल दो और दो मैंने पहले ही करा दिया तो उसको खोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, ऑल दो और दो पीछे से पढ़ लेना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। चलो फटाफट से कॉपी करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये आपका फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ वन। अभी आप ये देखोगे, ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया। रीजन, ये स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। जब शुरू में कराया था ना कि एक कॉन्सेप्ट कराया था कि डू नॉट यूज सो दस हैंस देयरफॉर आफ्टर बिकॉज सिंस और एज, करा दिया ना ये वाला कि बिकॉज सिंस और एज के बाद सो दस हैंस देयरफॉर इन वर्ड्स का यूज ना करें, सुपरफ्लस हो जाएगा, करा दिया ना। तो जो कारण बताते हैं वही आपका क्या होते हैं, अलग अलग मैं अब उनकी बात कर रही हूँ। अब जो कारण बताते हैं, रीजन बताते हैं, तो वो रीजन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कारण बताने का काम कर रही है तो कारण बता रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें, जैसे बिकॉज आ गया आपका, जो भी कारण बताए, सिंस हो गया, एज हो गया, ठीक है, देयरफॉर हो गया, ये सब आप लोगों की इसके अंदर आ जाएंगी, जो आप लोगों का कारण बताने का काम करेगी, वो रीजन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जो वाई का रिप्लाई करेगी, क्यों हुआ, कारण बता रहे हैं, ठीक है ना, द रीजन वाई। तो ये मैं आप लोगों को सब कराई चुकी हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे ले एक एग्जाम्पल लिख लो। अब तो बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें, कुछ भी नहीं करना, बस अब एक एक एग्जाम्पल डालने हैं आपको। कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जो जो इंपॉर्टेंट थे, जो इसमें से भी इंपॉर्टेंट है, अनटिल अनलेस कराऊंगी मैं अभी आप लोगों को, वो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रह गया है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो। You cannot see me because I am not in Delhi। तुम मुझे नहीं देख सकते क्योंकि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, ठीक है। कारण बता रहे हैं तो बिकॉज यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन हो गई, टाइम कंजंक्शन, सॉरी रीजन कंजंक्शन, ठीक है, रीजन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। बाकी सारे मैं एग्जांपल्स आप लोगों को लिखवाई चुकी हूँ। ठीक है, सबसे एग्जाम्पल लिखवाई चुकी हूँ। अभी कल भी एग्जाम्पल लिखवाया था, कल वाली क्लास में, परसों वाली क्लास में सॉरी, एज ही डिड नॉट लेबर हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की इसलिए वो फेल हो गया। एज ही डिड नॉट लेबर हार्ड, उसने मेहनत नहीं की, वो क्या हो गया, फेल हो गया, ही फेल्ड। कारण बता रही है तो एज, वहाँ पे क्या हुई देखो, एज रीजन बता रही है तो रीजन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। अब ये सब कर चुके हो आप, ठीक है, अब ये सब आप कर चुके हैं, फटाफट से कॉपी करो। इसके बाद हम करेंगे कंडीशन। स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम पढ़ के मज़ा आ गया, इतना अच्छे से क्लियर कर दिया कि कौन सी चीज़ किस में आती है, कौन सी कंजंक्शन होती है। तो मैं वही कह रही हूँ आप लोगों को, मैक्सिमम टीचर्स आप देखोगे क्या कराते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिखा, पूरी लिस्ट बना के दे दी कि मैम ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं,
ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पढ़ लो। कौन सी किसके अंदर आ रही है, क्यों आ रही है, वो पता होना चाहिए आपको। भाई जो रीजन बता रही है वो रीजन के अंदर चली जाएगी, जो प्लेस बता रही है वो प्लेस के अंदर चली जाएगी, है ना, जो टाइम बता रही है वो टाइम के अंदर चली जाएगी। ऐसे ही मैंने आपको कल कोऑर्डिनेट कंजंक्शन समझाया, 4 टाइप्स पढ़े थे हमने, वहाँ पे कम्युलेटिव पढ़ा था। तो जो कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है वो कम्युलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा। क्योंकि क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कुछ ना कुछ ऐड करना। जो आपका उल्टी बात कर रहा है वो एडवर्सेटिव हो जाएगा, विपरीत बात जो कर रहा है। एक आपने पढ़ा था ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ऑल्टरनेटिव मतलब जो ऑप्शंस डाल रहा है आपके सामने। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन डालना। तो ऑप्शंस जो डाल रहे से और हो गया, अदरवाइज हो गया, तो ये आपकी ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गई। फिर आपने एक इलेटिव पढ़ा था, जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है कोई, जैसे फॉर हो गया, सो हो गया। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ा, जैसा नाम वैसा काम, उसी के अंदर चली जाती है। फिर जो कंजंक्शन जैसा काम कर रही होती है वो उसके अंदर चली जाती है। सबके सब कंजंक्शन का रोल प्ले करती हैं ये। ठीक है, चलो लास्ट वन देखते हैं एक बार, कंडीशन। अब कंडीशन कौन कौन सी कंजंक्शंस डालती हैं। इफ़ का अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर ऐसा होता, इसका मतलब कंडीशन डाल रहे हो, है ना। तो जो इफ़ हो गया, एज इफ़ भी कहीं आप इसके बार इसकी जगह यूज़ कर सकते हो, कर लेते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड हो गया। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड का मतलब यहाँ पे देने से नहीं है कि कुछ प्रोवाइड करा दिया, वो वर्ब हो जाती है फिर वहाँ पे। लेकिन यहाँ वर्ब की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि ही स्कोल्डेड मी प्रोवाइडेड ही वर माई फादर, कि वो मुझे डांट देते अगर वो मेरे पिता होते, बशर्ते मेरे पिता होते, पर पिता है तो नहीं ना। तो प्रोवाइडेड का मतलब यहाँ पे क्या है, बशर्ते। फिर यहाँ पे आपका अनलेस हो गया। अनलेस भी क्या करता है, कंडीशन डालता है। तो जो भी कंडीशन डालेगी वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, कंडीशनल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अंटिल को मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपको, अभी देखो पीछे टाइम कंजंक्शन में देखो। अब यहाँ पे अनलेस भी आ गया, अब इन दोनों की टक्कर करवा देते हैं। अब आपको पता लग गया कि जो अंटिल है वो टाइम कंजंक्शन होती है। यहाँ पे लिखवाया एग्जाम्पल जानबूझ के नहीं लिखा था क्योंकि भी आगे अनलेस आना था, उसके बाद दोनों की टक्कर करा देंगे। ठीक है, अंटिल हो गया आपका टाइम कंजंक्शन के अंदर आता है, आपसे अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे, और अनलेस आपका आता है कंडीशन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बस यहीं से आपको बात निकालनी है कि जो अनलेस होता है वो आपका कंडीशन बताता है, एक्शन को बताता है, और जो अनटिल होता है वो टाइम को बताता है। तो अनलेस का फोकस किस पे होता है, कंडीशन पे, और जो अनटिल का फोकस होता है वो टाइम पे होता है। बस यही चीज़ हमें पढ़नी है। तो ये सब बाकी कंजंक्शंस तो सिंपल कंजंक्शंस है। कंडीशनल सेंटेंस करके करके एक चैप्टर आएगा, सारी कंजंक्शन उसमें आ जाएंगे भाई। ठीक है, इफ़ भी आ जाएगी, एज इफ़ भी आ जाएगी, और ये प्रोवाइडेड वगैरह सब आ जाएंगी उसमें। कंडीशनल सेंटेंस पूरा चैप्टर करेंगे, तो वहाँ पे सेंटेंस सारे वो होते हैं जो कंडीशन डालते हैं। इफ़ से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ नहीं है। एक बार यहाँ पे अनटिल अनलेस को देख लेते हैं। हालांकि जो टॉपिक है अनटिल अनलेस, ये हम वहाँ पर भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो अनटिल अनलेस वाला टॉपिक है इसको हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। अनटिल अनलेस क्या डिफरेंस होता है अनटिल और अनलेस में। ठीक है, हेडिंग डालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे जो अनटिल है वो आपने पढ़ लिया ऑलरेडी कि कौन सी कंजंक्शन है, टाइम कंजंक्शन है। टाइम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट तो आप खुद ही लगा लोगे क्योंकि पता है कि सबऑर्डिनेट का पार्ट है। ठीक है, अनलेस कौन सी हो गई आपकी, कंडीशन कंजंक्शन। कंडीशनल बोल लो, अब इसको कंडीशन कंजंक्शन अजीब सा लग रहा है। ठीक है, कंडीशनल कंजंक्शन ये आप लोग जान गए, क्योंकि कंडीशन डालती है तो ये कंडीशनल कंजंक्शन हो गई, और ये आपकी टाइम कंजंक्शन होती है अनटिल। ठीक है, अनटिल जो है इसका फोकस किस पे रहता है, फोकस ऑन टाइम। ये टाइम पे फोकस करती है, इसका एक्शन से कोई लेना देना इतना नहीं होता। ये किस पे फोकस करेगी, टाइम पे फोकस करेगी। ठीक है, मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक वो नहीं आते, समझ रहे हो। फिर फोकस किस पे, टाइम पे। अनलेस जो होगा वो किस पे फोकस करेगा, कंडीशन पे फोकस करती है, ये एक्शन पे फोकस करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फटाफट से कॉपी करो, फिर इनके एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझते हैं कि कैसे 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 बात है। कॉपी कर लो जल्दी से।
हो गया। चलो आपको आए कुछ, इसको कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आज मैंने एक ही कलर का ज़्यादा यूज़ किया है ना। चलो मैंने कहा यू कैन नॉट डू वेल unless you work hard. The train will not move. The train will not move unless it will not get the signal. मजा आ जाएगा तुम इसको पढ़ के। चलो नेक्स्ट देखो, I will not go. I will not go unless he reverts. चलो फटाफट से बताओ कि until unless सही लगा हुआ है कि नहीं। फटाफट से करो, बताओ जल्दी से भाई कौन से सेंटेंस में एरर है। ऊपर फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो मैंने लिखा है क्या वो सही है? फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो मैंने लिखा है क्या वो सही है? देखो यू कैन नॉट डू वेल, तुम अच्छा नहीं कर सकते जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करते। तो कंडीशन है यहाँ पे, टाइम की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तुम यू कैन नॉट डू वेल, तुम अच्छा नहीं कर सकते जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करते हो, तब तक तुम अच्छा काम। तो एक्शन की बात हो रही है, तो अनलेस जो है वो एक्शन को बताता है, अनटिल जो है वो टाइम को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है कि जब तक तुम काम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम सक्सीड नहीं कर सकते, तुम अच्छा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अनलेस जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अनलेस जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनलेस एक्शन के लिए आएगा, अनटिल टाइम के लिए आएगा, ठीक है। अनटिल के केस में एक्शन पे जोर ना देके फोकस किस पे रहेगा? टाइम पे रहेगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, द ट्रेन विल नॉट मूव अनटिल इट विल नॉट गेट द सिग्नल, ठीक है। ट्रेन जब तक नहीं चलेगी जब तक उसको सिग्नल नहीं मिल जाता, ठीक है। ट्रेन जब तक नहीं चलेगी जब तक उसको सिग्नल नहीं मिल जाता, इसका मतलब ये है। तो क्या यहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है? नहीं, यहाँ टाइम इंपॉर्टेंट है कि जब तक नहीं चल सकती वो, एक कंडीशन बाउंड हो गई है, टाइम कंडीशन, कि जब तक नहीं चल पाएगी जब तक उसको सिग्नल नहीं मिल जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो गलती है वो क्या है कि यहाँ पे आप लोगों का अनलेस नहीं क्या आना चाहिए था? अनटिल आना चाहिए था, क्योंकि फोकस किस पे है? टाइम पे है। तो अनटिल आता है जब टाइम की बात करते हैं, एक्शन की बात कर रहे हो तो अनलेस का यूज करते हैं। ट्रेन विल नॉट मूव अनटिल इट विल नॉट गेट द सिग्नल। अब भी ये सेंटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने की है, एंड वो ये है, बॉक्स बना के साइड में लिख लेना और बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, जितने स्टार बना सको बना लेना, ठीक है। कि अनटिल हो चाहे अनलेस हो, दोनों के साथ ही नॉट का यूज कतई भी नहीं किया जाता, ठीक है। अनटिल हो चाहे अनलेस हो, दोनों के साथ ही नॉट का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, कतई नहीं किया जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनके अंदर नॉट खुद ही छिपा होता है,
ठीक है, नॉट कंसिस्ट करते हैं, ये अंदर ही नॉट है। अंटिल का मतलब क्या होता है, जब तक नहीं। अंटिल का मतलब खाली जब तक नहीं होता, जब तक नहीं होता है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो भाई, लेकिन गलती मत कर देना बस आज के बाद। अंटिल का मतलब हिंदी मीनिंग में अगर पूछूं तो क्या होगा, जब तक नहीं। तो नहीं तो इसके अंदर खुद आ गया ना, तो आप इसके साथ नॉट नहीं लगाओगे भाई। इनका मतलब क्या होता है, दोनों का जब तक नहीं। ठीक है, तो कभी भी अपने आप में ही नॉट कंसिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इनके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। तो सेंटेंस में एक तो ये एरर होगी कि नॉट तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब एक बच्चा कहता है मैम ऊपर भी तो लगाया है आपने कैन नॉट। अरे समझो, ये कैन नॉट जो मैंने लगाया है ये इधर लगाया है, उसके साथ नहीं जोड़ा। उसके वाली क्लोज कौन सी है, अभी समझा है ना, कंजंक्शन के साथ में जो क्लोज होती है वो में कंजंक्शन वाली क्लोज होती है। तो अनलेस के साथ वाली जो क्लोज है ये है, ये वाली क्लोज है वो। तो सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी हुई, ये वाली। उससे क्या मतलब है, सबऑर्डिनेट क्लोज तो ये है ना जो कंजंक्शन से जुड़ी होती है, उसके अंदर नोट नहीं लगा ना, दूसरी में लगा सकते हो। ठीक है, तो इधर नोट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ नहीं लिख सकते थे अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, वो गलत हो जाता। ठीक है, जो साथ वाली स्टेटमेंट है उसके साथ नहीं लगाओगे। ऐसे ही यहाँ पे देखो इधर तो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां नहीं आएगा। साथ ही साथ एक गलती और भी है इसमें, वो क्या है, जो कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, ठीक है ना, प्रोवाइडेड हो गया, एज इफ हो गया, सपोज हो गया, तो जो कंडीशनल वर्ड होते हैं उनके साथ फ्यूचर टेंस यूज नहीं किया था, विल शैल उनके साथ नहीं आता। ठीक है, अब देख लो आपने एक बार ऑलरेडी विल का यूज कर लिया, तो दो बार थोड़ी ना वैसे भी एक सेंटेंस में फ्यूचर यूज करोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कंडीशनल वर्ड्स के साथ आप विल शेल का यूज नहीं करते हो, तो विल भी हटेगा, नॉट भी हटेगा, दोनों हट जाएंगे, दोनों का ही यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, दोनों ही हट जाएंगे, दोनों का कोई काम नहीं है, ना तो फ्यूचर लगा सकते हो ना ही नॉट लगा सकते हो। अब जब इन दोनों को हटा दिया तो एक चेंज फिर और करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट इट हो गया है अब, और इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब आती है, तो उसको प्रेजेंट बन गया अब ये। तो गेट का गेट्स करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब करनी पड़ेगी, तो गेट्स करोगे। यहाँ पे एक गलती यहाँ पे फिर ये निकल गया है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल था देखो। ठीक है, यहाँ से हमने एक ही सेंटेंस से कितनी सारी बातें सीख ली। ठीक है, पहली बात ये कि भाई अनलेस नहीं आएगा, अंटिल आएगा, क्योंकि टाइम की बात हो रही है। दूसरी बात ये कि अनलेस और अंटिल के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते। और तीसरी बात ये कि यहाँ पे अनलेस और अंटिल के साथ हम ये कोई भी कंडीशनल वर्ड है उसके बाद हम विल या शैल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट बन जाएगा। चौथी बात ये कि जब ये प्रेजेंट बना तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो ऐसे ईएस लगा के हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, तो वहां पे गेट का गेट्स हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो, आई विल नॉट गो अनलेस ही रिवर्ट्स। कह रहा है कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो नहीं वापस नहीं आ जाता। रिवर्ट्स मतलब कम बैक, जब तक वो नहीं आ जाता, इंतजार कर रहा है मतलब उसका। तो टाइम इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, टाइम की इंपॉर्टेंस है, इंतजार करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनलेस नहीं आएगा, अनटिल आएगा। जब भी आप इंतजार करने की बात कर रहे हो, टाइम की बात कर रहे हो, सेपरेशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको हिंट्स लिखवा देती हूँ। एक काम करती हूँ, आपके लिए चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाएंगी। अनलेस तो आपको पता चल ही गया कि एक्शन के लिए आता है। अनलेस का सीधा सा फंडा एक्शन के लिए आएगा, कोई ना कोई कंडीशन डाली गई होगी एक्शन की फॉर्म में, उसके लिए आएगा। अंटिल के लिए कुछ हिंट्स लिख लो कि अंटिल कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। देखो, जब भी आप बात कर रहे हो, जैसे अभी ट्रेन सिग्नल की बात हुई है, जब भी कभी ट्रेन सिग्नल की बात होगी तो आप यहाँ पे अनलेस का यूज ना करके अंटिल का यूज कर देना, क्योंकि सिग्नल की बात होगी तो वेट करने की बात हो रही होगी, वहाँ पे टाइम की बात की जा रही होगी। ठीक है, जब भी किसी का इंतजार करने की बात होगी, भाई मैं जब तक नहीं आऊंगा जब तक वो नहीं जाते, मेरे टीचर जब तक मुझे ये नहीं बोलते कि ये करे मैं तब तक वो नहीं करूंगा। ठीक है, जब तक कंजंक्शन की पीडीएफ नहीं आ जाती मैं कंजंक्शन नहीं पढ़ूंगा, जब तक कंजंक्शन की प्रैक्टिस पीडीएफ नहीं आ जाती मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। इस तरह की कंडीशंस जो आपके टाइम पर डिपेंड है, इंतजार करने वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे वेट हो गया, ट्रेन सिग्नल हो गया। सेपरेशन की अगर बात हो रही हो, अलगाव नजर आ रहा हो सेंटेंस में, ठीक है, मतलब अलग होने की बात हो रही हो, तो उस केस में भी आप अंटिल का यूज करते हैं, ना कि अनलेस का। तो वेट, स्टे, ठीक है, स्टे मतलब रुके हुए हो आप किसी के लिए। ठीक है, आपने कहा कि आई विल स्टे हेयर, मैं यहीं रुकूंगा जब तक वो नहीं आता, इसका मतलब इंतजार कर रहे हो। तो वेट, स्टे, सेपरेशन, ट्रेन सिग्नल, इन सब की बात हो रही होगी तो अंटिल का यूज करना। इंतजार कर रहे हो, किसी के लिए रुके हुए हो, है ना, तो वहां पे आपका अंटिल आएगा। सेपरेशन में सब सारे एग्जांपल्स मैंने बताई दिए, सेपरेशन का एग्जांपल और लिखवा देती हूँ, आप इसको कॉपी कर लो फटाफट से।
हो गया। चलो एग्जाम्पल और लिखते हैं। मैंने बोला अनलेस देयर पाथ डाइवर्स्ड लिनन एंड मैक wrought many hits together। कह रहा है कि जब तक उनके पाथ डाइवर्ज नहीं हुए उन्होंने बहुत से हिट्स एक साथ लिखे हैं, ठीक है ना। तो सेपरेशन की बात हो रही है कि जब तक उनके पाथ अलग अलग नहीं हुए, तो जब सेपरेशन की बात हो रही हो, अलग अलग होने की बात हो रही है, डाइवर्ज मतलब अलग अलग हो जाना, तो जब आप सेपरेशन की यहाँ पे बात कर रहे हो तो उस केस में आप अनलेस का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, अनटिल का यूज करेंगे कि अनटिल देयर पाथ डाइवर्ज्ड, जब तक उनके रास्ते अलग अलग नहीं हुए, ठीक है, तो उस केस में आप अनटिल का यूज करेंगे। तो ये सेपरेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल था। एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम अनटिल एंड अनलेस भी करते हैं। हाँ देखो उसको भी देख लो, ठीक है, उसको भी देखो। अनटिल एंड अनलेस दोनों भी आप एक साथ यूज कर सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं होता। कुछ बच्चे सोचते हैं कि गलत होता है अनटिल एंड अनलेस का यूज करना, आजकल ये भी पूछ लिया जाता है, मेंस में आपके आ सकता है ये अनटिल एंड अनलेस दोनों को एक साथ यूज करते हो। कहते हैं ना अनटिल एंड अनलेस जब तक ये नहीं होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये भी आपका कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, टाइम के लिए नहीं आएगा ये, ठीक है, ये टाइम के लिए नहीं आता। ये जैसे कि अनलेस आपका कंडीशन के लिए आता है ना, एक्शन के लिए आता है, ऐसे ये भी एक्शन के लिए आता है। तो अनटिल और अनलेस किसके लिए आएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ही आएगा। अनटिल एंड अनलेस भी किसके लिए आएगा, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ही आता है, अनटिल और अनलेस भी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप लिख सकते हो कि ही विल नॉट डू दिस वर्क अनटिल एंड अनलेस ही इज आस्क्ड टू डू सो, ठीक है ना। जैसे he will not do this work, he will not do this work until and unless he is asked to do so। वो जब तक ये काम नहीं करेगा जब तक उसको ये काम करने के लिए कहा नहीं जाता, ठीक है ना। ही विल नॉट डू दिस वर्क अनटिल एंड अनलेस ही इज आस्क्ड, आस्क्ड नहीं आस्क्ड, पैसिव वॉइस यूज करोगे ना, ठीक है। ही विल नॉट डू दिस वर्क अनटिल एंड अनलेस ही इज आस्क्ड टू डू सो। वो जब तक ये काम नहीं करेगा जब तक उसको ये काम करने के लिए कहा नहीं जाता, कंडीशन डाल दी कि जब तक नहीं करेगा जब तक उसको कहा नहीं जाता। तो जब ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो आप अनटिल एंड अनलेस का भी यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पे हम खाली अनलेस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, और यहाँ पे खाली अनलेस भी लगा सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन अनटिल नहीं लगा सकते क्योंकि अनटिल तो टाइम के लिए आता है भाई, अनलेस भी एक्शन के लिए आता है, कंडीशन के लिए आता है, और अनटिल एंड अनलेस भी मैं बोल रही हूँ कि आपके एक्शन कंडीशन के लिए आएगा, लेकिन टाइम तो इसके लिए नहीं आता ना, सॉरी अनटिल तो इसके लिए नहीं आता ना। तो इसलिए यहाँ पे आप अनटिल एंड अनलेस भी लगा सकते हो, खाली अनलेस भी लगा सकते हो, बट अनटिल नहीं लगा सकते, ठीक है। दोनों सही माने जाएंगे, अनलेस भी लगा सकते हो और अनटिल एंड अनलेस भी लगा सकते हो, दोनों सही है।
हो गया। चलो एक पॉइंट और रह गया, उसको भी लिखो। व्हेन वर्सेस व्हाइल। व्हेन वर्सेस व्हाइल। टाइम हो गया, मुझे लग रहा है वेट कर रहा है शायद कोई। ठीक है भाई, चलो देख लो फटाफट से, अगर कोई आता है तो फिर इस टॉपिक को कल खत्म कर लेंगे। देखो पहले हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक है। व्हेन वर्सेस व्हाइल। व्हेन और व्हाइल में क्या डिफरेंस होता है ये देखते हैं। व्हेन का यूज कहाँ करते हैं और व्हाइल का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, देखो व्हेन का यूज किया जाता है जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो। ऐसे लिख लेना, ज्यादा अच्छे समझ आएगा, जैसे हिंदी में लिख लेना। ठीक है, जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो। जब एक एक्शन के मतलब एक एक्शन पूरा हो चुका, उसके तुरंत बाद या कुछ देर बाद दूसरा एक्शन हुआ है। एक एक्शन हो चुका, दूसरा एक्शन हुआ है, ये तब भी यूज कर लेते हैं। एक चल रहा है और दूसरा हो गया, ठीक है ना। तो मतलब एक चल रहा है दूसरा हो गया, एक एक्शन पूरा हो चुका होगा। लेकिन वाइल का यूज कब कर सकते हैं, कब करते हैं, जब दोनों एक्शन एक साथ चल रहे होंगे। जब दोनों एक्शंस एक साथ चल रहे हों, जब दोनों काम एक साथ चल रहे हों, उस केस में आप क्या करोगे भाई, यूज करेंगे वाइल का। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही वॉज स्लीपिंग, क्या यहां पे लगाऊं, डैश आई वॉज प्लेइंग। दोनों काम चल रहे हैं कि भाई वो सो रहा था और मैं खेल रहा था। तो वो सो रहा था जब मैं खेल रहा था, जब मैं खेल रहा था वो सो रहा था। तो ही वॉज स्लीपिंग वाइल आई वॉज प्लेइंग। जब मैं खेल रहा था वो सो रहा था। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। देखो दोनों कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, ये भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है और ये भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। तो जब दोनों काम एक साथ चल रहे हो, उधर वो हो रहा हो उधर वो हो रहा हो, ठीक है। जब मैं पढ़ा रही थी तुम लोग पढ़ रहे थे, जब मैं पढ़ा रही थी तुम लोग खाना खा रहे थे, ठीक है। तो दोनों काम जब एक साथ चल रहे हो तो उस केस में हम वाइल का यूज करते हैं। और जब एक के बाद एक एक्शन हो, उसके बाद उस केस में हम क्या करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, इसका एग्जाम्पल लिखो। व्हेन द डॉग बार्क, व्हेन द डॉग बार्क्ड, डॉग्स कर लो। व्हेन द डॉग्स बार्क्ड द फार्मर्स वॉक अप। भाई जब कुत्ते भौंके तो फार्मर उठ गए, ठीक है ना। जब कुत्तों ने भौंका तो फार्मर क्या हो गए, उठ गए, किसान जाग गए। When the teacher came, the students stood up. जब टीचर आया तो बच्चे खड़े हो गए। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जब टीचर आया तो बच्चे खड़े हो गए। जैसे स्कूल में होता है कि भाई टीचर आता है तो बच्चे खड़े हो गए गुड मॉर्निंग मैम करते हैं, विश करते हैं। तो टीचर आया बच्चे खड़े हो गए। When the teacher came, the students stood up. लिख लेना, इसको भी लिखना चाहो तो। When the teacher came, जब स्टूडेंट आया, सॉरी टीचर आया, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए। तो एक के बाद दूसरा एक्शन हुआ है, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता था, देखो जब टीचर पढ़ा रही थी बच्चे आ गए, एक के चलते चलते दूसरा हो गया, तो तब भी आप वेल लगाओगे। वाइल तब आएगा, मतलब वाइल तब आएगा जब दोनों एक्शन चल रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी तो वैन आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। वाइल तब आएगा जब दोनों एक्शन चल रहे होंगे। ठीक है, लिख लो जो चीज बोली थी मैंने, उसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो यहाँ पे।
मैंने बोला वो आ गया, ही केम, वो आ गया। व्हेन द टीचर वॉज टीचिंग, जब टीचर पढ़ा रहा था, जब टीचर पढ़ा रहा था उस टाइम वो आ गया। अब देखो यहाँ पे एक काम तो चल रहा है, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा था, मतलब टीचर तो पढ़ा रहा था और वो आ गया, पढ़ाते पढ़ाते आ गया, वो अभी भी पढ़ा रहा था और वो एकदम से आ गया। तो एक काम चल रहा था और दूसरा हो गया उसके चलते चलते, ठीक है। मैं खाना खा रही थी, मेरे पापा आ गए, है ना, तो मतलब मैं तो खाना खा ही रही हूँ ना, अभी थोड़ी ना कि पापा आ गए तो भाई प्लेट छोड़ दी बस और नहीं खाऊंगी, पापा आ गए एक रोटी खानी है अब तो बस दूसरी नहीं खाऊंगी, है ना। तो जो मैं खाना खा रही थी, अब मेरे खाते खाते मेरा काम चल ही रहा है, पापा आ गए। आई वॉज ईटिंग व्हेन माई फादर केम, ठीक है, तो ठीक है सेंटेंस। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मैं खाना खा रही थी, पापा नहा रहे थे, तो उस केस में वाइल यूज करेंगे क्योंकि दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। जब दोनों काम एक साथ चल रहे होंगे तो वाइल, बस सिंपल सी कहानी है। तो व्हेन और वाइल में ये डिफरेंस होता है। कॉपी करेंगे फटाफट से। हो गया। चलो एक लास्ट कॉन्सेप्ट और लिखेंगे, छोटी छोटी चीजें भी है ना जो मैं लिखवा देना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू स्किप। एक ये पॉइंट भी लिखेंगे, द रीजन वाई के साथ, द रीजन वाई, ये पूरा आपको एक साथ मिले, द रीजन वाई के साथ किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एरर कैसे मिलेगी, बिकॉज लगा के। फॉर एग्जाम्पल, द रीजन वाई I could not come there because, बोलने में बहुत प्यारा लगेगा और ये because I was busy, बोलने में देखो जरा कितना अच्छा लग रहा है। उल्टा अगर आप that लगा दोगे तो वो खराब लगेगा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो चीज़ अच्छी लगती है आजकल वही खराब हो जाती है, ग्रामर का उल्टा हिसाब है, ठीक है ना। जो चीज़ बोलने में आजकल अच्छी लगती है वो खराब हो जाती है। द रीज़न वाई आई कुड नॉट कम, सॉरी आई कुड नॉट कम, नॉट लगाओ भाई इसमें, ठीक है, वो टाइपिंग एरर है। द रीजन वाई आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, उसका कारण क्या था, क्योंकि मैं बीमार था। अब ये कहीं ना कहीं उसी तरीके से हो गया कि आपने सुपरफ्लूअस कर दिया चीज़ों को। जैसे मैंने बताया था ना कि बिकॉज, सिंस, एज के बाद आप सो, दस, हेंस, देयरफॉर का यूज नहीं करते क्योंकि कारण तो आप पहले ही दे चुके हो, है ना। बस वही वाली कहानी यहाँ पे है, द रीजन वाई पहले ही बोल चुके हो कि कारण क्या है कि मैं नहीं आ सका क्योंकि मैं बीमार था। तो आपको बार बार रीजन वाई जब लिख दिया पूरा आपने तो बिकॉज नहीं लगेगा, फिर क्या आएगा इसकी जगह, बिकॉज लगा के एरर आती है। आपको क्या करना है, द रीजन वाई के साथ बिकॉज का नहीं दैट का यूज किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे बिकॉज को हटा के दैट लगाना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे द रीजन वाई पूरा होना चाहिए, ठीक है, द रीजन वाई पूरा होना चाहिए। एरर ऐसे भी आती है, यहाँ पे वाई छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना लिख देगा वो, द रीजन आई कुड नॉट कम दैट देयर दैट आई वॉज बिजी, वो भी गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे वाई लिखना पड़ेगा, पूरा पेयर बनाना पड़ेगा, द रीजन वाई के साथ दैट आएगा। तो वो गलती यहाँ भी कर सकता है या वो गलती इधर वाई को हटा के भी कर सकता है, तो पूरा आना चाहिए द रीजन वाई के साथ दैट, ठीक है ना। अच्छा मैं अगर एक सेंटेंस लिख दूं, इसमें लिखती हूँ, ठीक है, ऊपर मुझे एकदम याद आ गया क्योंकि बच्चे ना रट लेते हैं। मैंने बोला आई वॉच्ड द मूवी, व्हेन का एग्जाम्पल है क्योंकि मैं यहाँ से ये समझाना चाहती हूँ कि रटना भी नहीं है। आई वॉच द मूवी व्हेन ही केम, आई वॉच द मूवी व्हेन ही केम, जब वो आया, जब वो आया। अब एक चीज बताओ, कोई मूवी जो है वो कोई इतना छोटा सा काम तो है नहीं कि एकदम हो जाएगा,
मूवी जो है वो इतना छोटा सा काम तो है नहीं कि एकदम हो जाएगा कि वो आया और उसके आते आते मैंने पूरी मूवी देख ली, ठीक है ना। मतलब आपने या तो पहले देख ली होगी, ठीक है, तो आपने पहले देख चुके होंगे, या फिर आप उस टाइम देख रहे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि जब वो आया मैं मूवी देखा नहीं, मैं मूवी देख रहा था, तो आई वॉज वॉचिंग। तो यहाँ पे ये एरर बन जाएगी, फिर ध्यान रखना कि जब वो आया तो मैं मूवी देख रहा था, मैंने मूवी देखी नहीं। कोई ऐसा काम तो है नहीं कि एकदम से हो जाएगा। भाई मूवी देखने में पूरे 2-2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है, 2 घंटे की मूवी होती है, शॉर्ट मूवी भी होगी तो भी 1 घंटा ले लेगी आराम से, है ना। तो ये ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं कि एकदम से हो जाएगा। जो ये पॉइंट ऑफ टाइम है उसका आना, ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन ये तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है ना, तो इसमें तो ड्यूरेशन लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे आई वॉज वॉचिंग द मूवी, मैं मूवी देख रहा था, व्हेन ही केम, जब वो आया। सेंटेंस को सही करना पड़ सकता है आपको सिर्फ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस दो टेंस है तो बस रट लिया कि वैन आएगा, कहीं कहीं चीज़ें करेक्ट भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। चलो फिर आपका टॉपिक जो है ये पूरा हो गया है, खुशखबरी है ये, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि कंजंक्शन पूरा हो गया है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में मंडे, कल आपका ऑफ रहेगा संडे, और मंडे में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। तो फिर आज के लिए इतना ही, जान के खुशी होगी आपको कि कंजंक्शन पूरा हो चुका है। मंडे इसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको होमवर्क पीडीएफ मिलेगी। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो कुछ कुछ रह गई होंगी, वो टेंशन मत लेना, प्रैक्टिस शीट में आ जाएंगे सब, ठीक है। जो कुछ कुछ चीज़ें रह गई होंगी बताने की हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ सिर्फ चैप्टर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर के बाद जो मैं वो आपको पीडीएफ कराती हूँ, क्लास पीडीएफ, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको किस तरीके से चीज़ें लगानी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। कुछ कुछ चीज़ छोटी छोटी जो आपको कॉन्सेप्ट्स में नहीं आती हैं, कुछ कुछ चीज़ एग्जाम्पल से समझ आ जाती हैं, तो वो शीट साथ में ज़रूर लगाया करो, और कोशिश किया करो उसमें लाइव आने की और आंसर्स करने की, कि बताओ कि कौन से पार्ट में एरर है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वो जब भी मज़ा आता है जब आप लाइव होते हो, बाद में देखने का उतना मज़ा नहीं है, क्योंकि फिर आप कमेंट्स मैं आपके नहीं पढ़ पाती हूँ बाद में, ठीक है। तो लाइव ही रहा करो उस क्लास के लिए, जब भी आपकी प्रैक्टिस हो, स्पेशली तब। तो मंडे को मैं पहले बता रही हूँ कि कंजंक्शन की शीट लगाएंगे, सभी स्टूडेंट्स को लाइव रहना है, ठीक है। संडे आपका ऑफ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर संडे। स्टूडियो फ्री नहीं है, अदरवाइज मैं क्लास पक्का ले लेती। मैं खुद चाहती थी कि संडे को थोड़ा सा सिलेबस आपका हो जाए, बट नहीं हो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मंडे क्लास हो पाएगी आपकी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय। कंग्रेचुलेशंस, कंजंक्शन खत्म हो गया। थैंक यू।